Welcome back to Ace and Achieve, dear students. This is part 2 of chapter number 1, class 10th, chemical reactions and equations. लास्ट वीडियो में हमने उसे कंक्लूड किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे, और उसके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। उन्हीं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, ताकि आपको ये कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 देख करके फिर पार्ट 2 देखें, ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट्स थे, जैसा कि मैंने कहा था सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके LHS और RHS में हम देख लेंगे कि कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। सोडियम का यहाँ पर भी 1 है और RHS में भी 1 है। हाइड्रोजन का देख रहे हैं तो LHS में है 2 और राइट साइड में हाइड्रोजन 2 + 1 3, और ऑक्सीजन जो है वो LHS में भी 1 है और RHS में भी सिर्फ 1 है। इसका मतलब सबसे पहले हमें जिसे बैलेंस करना है वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने कही थी कि हमें सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के आगे ब्रैकेट्स बनाने, तो वो ब्रैकेट्स हम पहले बना लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 + 1 3 है। जब भी दोनों कोई भी एलिमेंट के बीच में गैप जो है वो 1 का होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसे इस तरीके से करेंगे कि कैसे भी करके बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, अगर मैं इस 2 को 2 2 ज़ा 4 कर दूँ तो यहाँ पर भी मुझे 4 करना पड़ेगा। अगर मैंने LHS में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 करा है तो यहाँ पर भी मुझे 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 + 1 3 तो है। इस वाले NaOH के आगे अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर भी हो गया 2। तो मतलब अब हमारा हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 LHS में और 2 + 2 4 RHS में, ये तो हो गया। लेकिन इस पूरे NaOH के आगे 2 ऐड होने की वजह से अब सोडियम का भी नंबर बढ़ गया है और ऑक्सीजन का भी बढ़ गया है। तो अब हम फिर से देखेंगे सोडियम को बैलेंस करने का। सोडियम के आगे है 2 और यहाँ पर सोडियम है 1, तो मैं क्या करूँगी, इस सोडियम के आगे भी 2 लगा दूँगी। तो अब हमारा सोडियम भी बैलेंस हो गया है। लास्ट बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया है 2 और यहाँ अगर हम देख रहे हैं LHS साइड में तो ऑक्सीजन के आगे ऑलरेडी 2 लगा हुआ है। मतलब अब हमारे सारे एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था वो इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख रखी है, एल्यूमिनियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। यहाँ पर LHS और RHS में मैंने एटम्स को काउंट कर लिया है। एल्यूमिनियम के LHS में 2 है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 है। बेरियम जो है उसका नंबर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। सल्फेट ग्रुप जो है SO4, उसके कंप्लीट सल्फेट ग्रुप का काउंट 3 है और यहाँ पर सल्फेट ग्रुप सिर्फ 1 है। क्लोरीन जो है वो यहाँ 2 एटम्स है और यहाँ क्लोरीन के 3 एटम्स है। तो एक एक करके हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ 2 कर दूंगी। मतलब राइट हैंड साइड पे मुझे एल्यूमिनियम के पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाना है। सेकेंड है बेरियम। बेरियम ऑलरेडी दोनों अभी हम देख रहे हैं कि 1 और 1 बैलेंस स्टेट में है। नेक्स्ट है सल्फेट ग्रुप, SO4 ग्रुप, यहाँ 3 है और यहाँ 1 ही है। तो मैं क्या करूँगी कि इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सल्फेट को भी बैलेंस कर दूंगी। मतलब यहाँ बेरियम सल्फेट के आगे मुझे 3 लगाना है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का देखते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि क्लोरीन जो है, क्योंकि मैंने इस पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाया था, तो क्लोरीन का नंबर 3 2 ज़ा 6 हो गया है। मतलब अब मुझे LHS में राइट हैंड साइड में अगर 3 2 ज़ा 6 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 बनाना पड़ेगा। तो क्लोरीन को मैं 2 3 ज़ा 6 बना सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने देखा कि क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब इस पूरे कंपाउंड में 3 लगाने की वजह से बेरियम जो है वो भी 3 एटम्स हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब मैंने यहाँ 3 लगाया था तो बेरियम यहाँ पर भी 3 एटम्स थे। इसका मतलब है कि अब हमारी जो पूरी रिएक्शन है वो बैलेंस्ड स्टेट में आ चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमने केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ ली कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, बट अब हमें उनकी टाइप्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस वर्ड कॉम्बिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, कोई चीज़ आकर के मिल रही है। इसका मतलब है कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन
होंगे और बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक है रिएक्टेंट ए, एक है रिएक्टेंट बी, ये दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड एलिमेंट्स कंबाइन होकर के और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरीके की रिएक्शन को कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है, सबको मालूम है कि कोल जो है वो किससे बना होता है, कार्बन से। इसका मतलब है कि मैंने लिया सी। और बर्निंग के लिए जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि बर्निंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है O2 ऑक्सीजन। तो जब कार्बन को हम एयर में बर्न करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CO2। इसका क्या मतलब हुआ कि दो रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन हो गए और बना दिया एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H। और एग्जांपल हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसे कहा जाता है क्विक लाइम, इसका जो नेम है कैल्शियम ऑक्साइड का वो है क्विक लाइम। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है हमारा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बिकॉज दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के हमें दिया उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट। तो क्विक लाइम जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो स्लेक्ड लाइम बना रहे हैं। यहीं पर इसका एक एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ क्विक लाइम, कि क्विक लाइम जो है इसे जब हमने स्लेक्ड लाइम बनाया, अब अगर इस स्लेक्ड लाइम को, ये आपने सुना होगा कि वाइट वॉशिंग जब दीवारों की होती है, As you can see in this picture, calcium oxide is reacted with water and we get a paste of calcium hydroxide and also heat is evolved in this reaction. अब जब इस calcium hydroxide का जो पेस्ट हमें मिला है, इसे वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में जब दीवारों पर लगाएंगे और इस पेस्ट को कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, उसकी लेयर बनाएगी और वो लेयर जो है वो वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की आपस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी जो है प्रोडक्ट साइड में मिलती है। इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है इसको जब भी हम किसी टेस्ट ट्यूब या बीकर में करवाएंगे तो वो टेस्ट ट्यूब या बीकर जो है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जो है उसमें से इवॉल्व हो रही है। तो यहीं पर हमारा एक नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन अराइज होता है और उस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें नेम से हमें पता चल रहा है एक्सो मतलब बाहर निकालना, और किसे हम बाहर निकाल रहे हैं, थर्मल एनर्जी को, थर्मिक जो है इट मीन्स हीट को। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट और एनर्जी, कोई भी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है। तो द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज evolved after the reaction is known as exothermic reaction। और इसका ये एक एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखा। एक और एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो होती है हमारी मीथेन CH4। अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जो है उसको बर्न करेंगे तो वो बर्निंग हमेशा किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। तो जब भी मीथेन को, नेचुरल गैस जो है उसको मैंने ऑक्सीजन में बर्न करा, जलाया, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जैसे यहाँ पर बर्निंग में CO2 मिला था, सेम यहाँ पर भी हमें एक प्रोडक्ट तो मिलेगा CO2, नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमें वाटर, और यहाँ पर भी हमें मिलेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, बिकॉज यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट साइड में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिली। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि है रेस्पिरेशन। पहले मैं ये डिफरेंस पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ये वर्ड दोनों इंटर कन्वर्टेबली स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है सेम होती है, बट ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग जो है वो है
इनटेक, हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर ले रहे हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी, एंड जो एक्सहेलेशन है, कौन सी गैस एक्सहेल कर रहे हैं बॉडी से बाहर, कौन सी गैस हम वापस से जो है एक्सहेल करते हैं, वो है एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है, इस ऑक्सीजन का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज़ करते हैं, और किस लिए करते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हमने खाना खाया, डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर ये इनहेल्ड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी और हमें जो है प्रोडक्ट्स बना करके देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड जो खाने का मेन पर्पस है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी लेना। तो ये सारा जो काम है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन जो है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। इसको मैंने रेस्पिरेशन में जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है उसे यूज़ करा है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ O2। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसी वजह से जो रेस्पिरेशन है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पर भी हीट रिलीज़ हो रही है और यहाँ पर भी हीट रिलीज़ हो रही है। ओके, सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने अच्छे से समझ लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ओपोजिट होती है। कैसे, कॉम्बिनेशन में हम किसी चीज़ को जोड़ करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, डीकम्पोजिशन में हम ब्रेक डाउन करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, अब की बार रिएक्टेंट एक है और वो ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है AB, ठीक है, हमने इसको डीकम्पोज करवाया, तोड़ा, तो ये हमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देंगे A प्लस B। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट जो है उसे हीट किया जा रहा है। आयरन सल्फेट मीन्स FeSO4, ये आयरन सल्फेट का फॉर्मूला है। इसके साथ जो है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं और इसका जो फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। यहाँ पर इसे हम एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के और हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हीट कर रहे हैं मतलब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट का सिंबल होता है ये, तो मैंने ये लगाया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आयरन सल्फेट का क्रिस्टल है इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीटिंग, और हमें मिलेगा FeSO4 और 7H2O जो है वो इससे अलग हो जाएगा। अब हम इसे और हीट कर रहे हैं, तो फर्दर हीटिंग पर हमें ये ऑब्जर्व होता है कि जब हम इसको और ज़्यादा हीट कर रहे हैं तो इस रिएक्शन के अंदर जब ये जो ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट जो है इसका कलर होता है ग्रीन, तो ये जो ग्रीनिश कलर का जो सोल्यूशन हमें मिला है आयरन सल्फेट का, ये सोल्यूशन फर्दर हीटिंग पर एक तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और एक ओडर भी आएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी आएगी। क्यों? क्योंकि अब आयरन सल्फेट जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। किसके अंदर? एक प्रोडक्ट बनाएगा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस 2 गैसेस बनाएगा SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक ओडर है वो बर्निंग सल्फर की आएगी हमारे पास, और ये जो है ये प्रेसिपिटेट बन करके सॉलिड फॉर्म में सेटल हो जाएगा। और यही हमारे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे देते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 है, अब हमें प्रोडक्ट्स लिखने हैं A प्लस B प्लस C। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है Fe2O3, देन SO2 एंड देन SO3। ये
डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस रिएक्शन में हमने देखा कि हमने रिएक्शन करवाने के पहले हीट एनर्जी यहाँ पर दी, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व नहीं हुई, एनर्जी को हमको देना पड़ा ताकि रिएक्शन हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी या किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे करके फिर रिएक्शन करवाई जाए, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स अंदर, और क्या दे रहे हैं हम, कोई ना कोई एनर्जी दे रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो द रिएक्शन, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्शन, हीट एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को हम हीट एनर्जी देंगे तब जा करके हमें हमारी रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करेगी। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन है, हमें किसी कंपाउंड को ब्रेक करना है। तो वो डीकम्पोजिशन 3 तरीके से हो सकता है, 3 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट जो है वो डीकम्पोजिशन होगा थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब कि हम हीट दे रहे हैं और फिर जो है मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। सेकेंड टाइप का जो डीकम्पोजिशन होगा थर्मल डीकम्पोजिशन के बाद, अगर हमने हीट दी है तो थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, ठीक है, और फिर मैंने किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करवाया है, तो उस टाइप के डीकम्पोजिशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, दैट इज PbNO3। जब मैंने इस लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को हीट करा है, बर्नर के ऊपर रखा है, टेस्ट ट्यूब में हीट करने को रखा है, तो कुछ देर बाद में ऑब्जर्व करूँगी कि यहाँ से जो है ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है। कौन से कलर की फ्यूम्स निकल रही है, ब्राउन फ्यूम्स जो है वो मुझे यहाँ से निकलती हुई, इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये लेड नाइट्रेट जो है ये जो इसका ब्रेक डाउन हुआ है और कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बना है। इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखूंगी तो दैट विल बी लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसका मैंने क्या किया, थर्मल डीकम्पोजिशन, मीन्स के इसको मैंने हीट प्रोवाइड करी है और इस थर्मल डीकम्पोजिशन से मुझे जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, पहला प्रोडक्ट है मेरा लेड ऑक्साइड, लेड की मुझे क्या मिली है, ऑक्साइड मिली है। सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो मुझे, क्योंकि यहाँ NO3 नाइट्रेट नज़र आ रहा है, तो एक गैस इवॉल्व होगी जिसको मैं बोलूँगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। लेड ऑक्साइड फर्स्ट प्रोडक्ट मिला, सेकेंड प्रोडक्ट मिला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और थर्ड प्रोडक्ट जो है वो मुझे मिलेगा ऑक्सीजन, NO2+O2। तो ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है। एग्जाम में आती है कि भाई हम लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ब्राउन फ्यूम्स मिल रही है, तो किस लिए मिल रही है, तो ये ब्राउन फ्यूम्स जो है वो किसकी वजह से मिलेगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमें ब्राउन फ्यूम्स दे रही है। ओके, तो यहाँ पर हम अब जो स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसमें मैंने बताया कि जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, इट मीन्स कि वाटर जो मॉलिक्यूल है H2O, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका लाइसिस होगा, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो अब इस वाटर का ब्रेक डाउन किस तरीके से होगा, पहले मैं इस डायग्राम से आपको समझाती हूँ। वाटर को हमें अगर ब्रेक डाउन करना है तो उसमें हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी पास करी, मीन्स ये मैंने एक वाटर जो है बीकर के अंदर, एक मग या बीकर के अंदर वाटर लिया है, इस वाटर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, इस बैटरी से जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के इस वाटर के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करे हैं, बैटरी लगाई है और एक स्विच लगाया है। अब इन इलेक्ट्रोड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम कह रहे हैं एनोड, जबकि जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को हम कह रहे हैं कैथोड। ओके, अब ये वाटर जो है, सिर्फ अगर मैंने पानी डाला है तो आयोनाइजेशन जो है वाटर का नहीं हो सकेगा, इसलिए मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, या तो कोई एसिड या फिर कोई ना कोई सॉल्ट, एसिड या सॉल्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ताकि इसका जो वाटर है H2O, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद आयंस जो है वो हमारे जल्दी से हमें मिल जाए। तो मतलब मैंने क्या करा है,
ये जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूँगी यहाँ पर, ये जो वाटर है अब क्या हो गया, एसिडिफाइड या सॉल्ट डाला हुआ वाटर है हमारे पास इस बीकर के अंदर। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मैं यहाँ से पास कर रही हूँ, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के पास करने की वजह से मेरे पास क्या हो गए, पहले तो मुझे वाटर में दो आयन्स मिल गए, एक पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन्स को हम कहते हैं कैटायंस और नेगेटिव आयन्स को हम कहते हैं एनायंस। तो हमें जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करने की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद सबसे पहले एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर हमें मिल गए। अब साइंस का एक रूल है कि ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट चार्जेस जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि प्लस के पास जो है वो माइनस वाला जाएगा और माइनस के पास जो है वो प्लस वाला चार्ज जाएगा। तो इस रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, कैथोड की रिएक्शन में देख रही हूँ, कैथोड का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव के पास इसके अंदर जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे इस सॉल्यूशन में, वो सारे के सारे इसके पास जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ से जितने भी H+ आयन है वो सारे के सारे H+ आयन कहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, कैथोड में। अब यहाँ कैथोड में ये इकट्ठा हो गए। अब हम एनोड की तरफ आ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास इस सोल्यूशन में जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस है जो कि ये OH-, तो सारे के सारे OH- जो है वो कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे एनोड के ऊपर। अब ये चार्जेस इकट्ठा होने के बाद कोई रिएक्शन तो हो रही होगी, ऐसे ही चार्जेस तो इकट्ठा नहीं होंगे। तो वो रिएक्शन को हम अभी यहाँ समझते हैं। पहले मैं एनोड की रिएक्शन बता रही हूँ। एनोड पे मैंने क्या कहा कि OH- आयंस जो है वो आकर के इकट्ठा हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब 4 OH- आयन आ जाएंगे इसके अंदर से, 4 OH- आयन जैसे ही इसके ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, इनके पास नेगेटिव है मतलब चार्ज एक्स्ट्रा है, तो ये अपने चारों OH- एक एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सोल्यूशन में रिलीज कर देंगे। तो ये 4 OH- रिलीज करने के बाद ये क्या बनाएंगे, आपस में वाटर और ऑक्सीजन, दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी जो यहाँ से एनोड से होती हुई बाहर रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर मैंने कहा कि सारे H+ आयंस आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब 4 H+ आयंस इकट्ठा हो जाएंगे तो इसने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे हैं एनोड पर, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे, हमारे कैथोड की तरफ। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्लस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 4 हाइड्रोजन जो आयन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्या बना देंगे, H2 मॉलिक्यूल बना देंगे और H2 गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है मेनली, अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस को सम अप करना चाहूँगी तो जैसे ही हमने वाटर लिया, वाटर में हमने इलेक्ट्रोड्स को लगाया, इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद पावर सप्लाई दी और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करवाया, तो हमें क्या मिले, आयंस मिले, H+ आयंस एंड OH- आयंस। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ओपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस है वो सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पर जाएंगे और जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले आयंस है वो सारे के सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर जाएंगे। और यहाँ से कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है, तो इन गैसेस के नेम्स जो है वो आपको लर्न करने हैं अच्छे से कि कैथोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ H+ आयंस इकट्ठा हो रहे हैं। तो कैथोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे क्योंकि OH- आयंस इकट्ठा हो रहे हैं तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस। तो ये हमें गैसेस के जो है लर्न करने हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड से कौन सी निकलती है। इसका एक इजी ट्रिक है कि कहाँ से कौन सी गैस निकलेगी। तो एनोड शुरू हो रहा है ए से, ए क्या है, एक वॉवेल। तो एनोड पर वॉवेल वाली गैस निकलेगी, मतलब ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी एनोड से। और कैथोड जो है उस पर से कौन सी गैस रिलीज होगी, नेक्स्ट जो गैस बची है हाइड्रोजन गैस, वो रिलीज हो जाएगी कैथोड से। अब यहाँ अगर हम इस पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन को सम अप करें तो मैंने क्या कहा, H2O जो है वो मैंने लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद मुझे दो गैसेस मिली, H2 गैस एंड O2 गैस, और दोनों ही गैसेस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से।
अब यहाँ पर एक और कैची क्वेश्चन आता है कि कितना रेशियो है। जब मैंने बोला कि कैथोड और एनोड से गैसेस रिलीज़ हो रही है तो कितना, एनोड पर मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, कैथोड पर मैंने बोला कि ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है, तो वो रेशियो क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस जो है उसका रिलीज़ का रेशियो क्या है। तो रेशियो मुझे इस डायग्राम से, इस इक्वेशन से समझ आ रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स जो है वो H2 के रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का रिलीज़ हो रहा है। मतलब वो जो रेशियो है H2 और O2 के रिलीज़ का वो क्या है, 2:1। सो नेक्स्ट टाइप का जो डिकम्पोजिशन है वो हमारा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है कि लाइसिस जो भी कंपाउंड होगा उसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी और सनलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर हमने एक, इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हमने एक कंपाउंड लिया है, उसे एक प्लेट में रखा है, एक पेट्री डिश में रखा है और उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जो हमने लिया है वो कंपाउंड है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और इनिशियली इसका जो कलर है वो वाइट पाउडरिश है, पाउडर के फॉर्म में है। तो वाइट पाउडर हमने AgCl का लिया है और इसे सनलाइट के अंदर रख दिया है। कुछ देर बाद हम नोटिस करेंगे कि ये जो वाइट पाउडर है, ये वाइट पाउडर जो है इसका कलर चेंज हो रहा है और कलर चेंज होकर के ग्रेइश कलर में ये आ रहा है। ये ग्रे कलर जो है वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से हुआ, क्या यहाँ पर रिएक्शन हुई। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने AgCl जो कंपाउंड है उसे सनलाइट में रखा तो इस AgCl मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, और ब्रेकडाउन होकर के इसने दो जो प्रोडक्ट्स बनाए वो है एक तो सिल्वर और एक है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस तो हो गई इवॉल्व। अब ये जो सिल्वर Ag बना है, यही जो Ag का फॉर्मेशन है वो इस कंपाउंड को कौन सा कलर दे रहा है, ग्रे कलर प्रोवाइड कर रहा है। सेम अगर मैं दूसरा कंपाउंड ले रही हूँ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, तो इसको भी अगर मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया है कुछ देर के लिए तो इसका भी ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा और सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो सिल्वर और अब की बार जो गैस बनेगी वो होगी ब्रोमीन गैस। और ये जो है ये भी उस कंपाउंड को कौन सा कलर दे देगा, ग्रेइश कलर प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो दोनों कंपाउंड है AgCl एंड AgBr, ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक फोटोग्राफी होती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। जो पुराने टाइम में आपने देखी होगी रील्स वाली जो फोटोग्राफी होती थी कि उसको सूरज में रख के और फिर हमें फ़ोटोज़ देखने पड़ते थे। तो ये दोनों ही जो कंपाउंड है वो किस में यूज़ होते हैं, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ होते हैं। टाइप की जो हमारी रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मींस क्या कि अगर कोई एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोई मेटल और कोई कंपाउंड जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है, वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसे अपनी जगह से हटा देगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है इस लेसन में कि अगर आयरन नेल को, दैट इज़ Fe, इसको मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल रही हूँ। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ओरिजिनली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ब्लू कलर का। तो इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मैंने आयरन नेल डाला तो हुआ क्या कि ये जो कॉपर है ये एक्चुअल में आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, आयरन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो कुछ समय बाद हमें नोटिस होगा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, मतलब अपनी जगह से हटा दिया और नया कंपाउंड क्या बनाया, FeSO4, और जो कॉपर है वो सोल्यूशन में रिलीज हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो था, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, एलिमेंट्स जो डिस्प्लेस करेंगे वो एलिमेंट्स होंगे मेटल। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि मेरे पास कंपाउंड क्या है, एक A मेटल है मेरे पास, ये A मेटल जो है इसको मैंने दूसरे मेटल के कंपाउंड में डाला, दैट इज़ Bc। तो अब क्या होगा, ये B और A दोनों मेटल्स हैं। अब जब डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये A मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है, इस B से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा और नया कंपाउंड बना देगा AC, और जो लेस रिएक्टिव मेटल था उसे सोल्यूशन में रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जैसे कि मैंने लिया है जिंक। अब मैंने क्या करा है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में किसको डाला है, अब की बार जिंक को डाला है। तो अभी भी क्या होगा कि जिंक क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फिर से ये इसे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा और क्या सोल्यूशन में क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। और अब की बार भी कॉपर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये सारी के सारी हमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जो है उस पर बेस्ड है। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स जो है, इसे समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स समझनी पड़ेगी। तो ये हमारे सामने रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स यहाँ पर मैंने लिख रखी है। सबसे ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तब रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की डिक्रीज़ होगी। तो इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हमारा पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज आ रही है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो ज़्यादा ताकतवर है, फॉर एग्जाम्पल वो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से हटाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी मेटल ऊपर की तरफ है वो मेटल अपने से नीचे की तरफ जो भी दूसरा मेटल है उसको हटा सकता है। जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कॉपर और आयरन को धक्का दे रहे हैं, मतलब कि अपनी जगह से हटा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं और ख़ुद उनकी जगह पर आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है मेटल्स की, ये आपको लर्न करनी होगी थोड़ी सी और ये कांस्टेंट प्रैक्टिस से आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ टफ है। ये फार्मूलेज जो हम लिख रहे हैं, ये इक्वेशंस जो हम लिख रहे हैं, सब कुछ आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ भी थोड़ी सी आप लर्न कर लीजिएगा कि ये सीरीज़ जो है वो हमारे लेसन नंबर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें फिर से हमारे यूज़ में आने वाली है। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने कॉपर क्लोराइड के एक्विस सोल्यूशन में CuCl2 का मेरे पास एक्विस सोल्यूशन है, इस एक्विस सोल्यूशन में अगर मैंने लेड डाला, Pb को डाला, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें क्या मिलेगा, इस फिर से क्या मिलेगा कि लेड जो है वो कॉपर को अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा और नया कंपाउंड क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड PbCl2, और कॉपर जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ऐसी सारी रिएक्शन जो है, इन सभी रिएक्शंस को हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें यहाँ पर देखना है कि अगर मैंने कोई रिएक्शन ली, एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर मैंने कोई रिएक्शन ली है और उसके अंदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैंने अब की बार आयरन सल्फेट जो FeSO4 है उस सोल्यूशन के अंदर क्या ऐड कर दिया है, कॉपर ऐड कर दिया। अब बताओ कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये अपनी जगह छोड़ेगा ही नहीं, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा और इस वजह से यहाँ पर जो है हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ पर फिर क्या लिखना है कि नो रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, क्योंकि आयरन जो है उसने कॉपर को अपनी जगह से हटाने ही नहीं दिया खुद को, क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे की तरफ आता है और आयरन जो है वो ऊपर की तरफ आता है। एक और एग्जांपल लिख करके मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने अब की बार कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन तो लिया और उस ब्लू कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अब की बार मेटल जो डाला है वो डाला है मैंने Ag, दैट इज़ सिल्वर। फिर से अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर देखें तो हमें पता चल रहा है कि कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो फिर से सिल्वर कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर भी जो है हमें कोई रिएक्शन नहीं नज़र आएगी। टाइप की जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसे डिफाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि लेट से मैंने एक सोल्यूशन लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4 का, और इस सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में मैंने एक और सोल्यूशन ऐड किया है जो कि है बेरियम क्लोराइड BaCl2 का। अब क्या होगा कि ये दोनों जो कंपाउंड्स है वो दोनों आयोनिक कंपाउंड्स है, मतलब आयंस से बने हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, तो आयन जो है वो सोडियम पॉजिटिव चार्ज का है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज का है। सेम बेरियम में पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है। तो जब यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है तो मैं लिख सकती हूँ, यहाँ आयोनाइजेशन जब हो रहा है तो मैं लिख सकती हूँ कि जो हमारा सोडियम है ये सल्फेट जो है SO4 2-, नेक्स्ट बेरियम जो है Ba,
2+ और क्लोरीन जो है वो माइनस। ये चारों जो आयन्स हैं ये हमें इन दोनों सोल्यूशन को मिलाने के बाद मिले। तो अब जो ये आयन्स हमें मिल गए हैं सारे, इन आयन्स में मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स होंगे। पॉजिटिव आयन्स को हम कहते हैं कैटायन, नेगेटिव को कह रहे हैं एनायन। तो अब यहाँ आयन शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि अब जो ये एनायन्स हैं ये अपने मेटल्स के जो है उनसे प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। बेरियम के पास आएगा अब सल्फेट और सोडियम के पास आएगा अब क्लोराइड। तो ये आयन शिफ्ट की वजह से हमें हमारे न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो क्या मिलेंगे, अब की बार बेरियम का सल्फेट मिलेगा और सोडियम जो है उसका क्लोराइड मिलेगा, दैट इज़ BaSO4 एंड NaCl। और ये किसकी वजह से हुआ, फिर से ध्यान रखना है, क्या हुआ कि आयोनाइजेशन हुआ एक्वस सोल्यूशन का और उसके बाद जो है मेटल्स ने आपस में अपने एनायंस जो है वो शिफ्ट करे और उस शिफ्टिंग की वजह से हमारी ये डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हो गई। और इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयन शिफ्ट की वजह से आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। जिसमें अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों हमने कौन से सोल्यूशन लिए थे, एक्विस लिए थे। ये भी लिक्विड सोल्यूशन वाटर का और ये भी जो है एक्विस सोल्यूशन लिया था। लेकिन रिएक्शन के बाद हमें एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट मिला, मतलब यहाँ पर कहीं हमें रिएक्शन के बाद एक सॉलिड प्रेसिपिटेट जमा हुआ हमें टेस्ट ट्यूब के एंड में नज़र आएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें जो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट मिला वो किसका मिलेगा, बेरियम सल्फेट का। और ये कौन से कलर का होगा, वाइट कलर का। मतलब हमने जब एक्विस सॉल्यूशंस को रिएक्ट कराया, रिएक्शन के बाद हमें सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट मिला, तो इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं कौन सी वाली रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है। तो जैसे कि मैंने लिया एक एक्विस सोल्यूशन लिया है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का, और इस एक्विस सोल्यूशन में मैंने एक और सोल्यूशन डाला है, वो है NaCl। और दोनों ही जो सोल्यूशन है वो एक्विस है और दोनों ही सोल्यूशन जो है वो अभी क्या है, कलरलेस सोल्यूशन है। दोनों के दोनों सोल्यूशन कलरलेस है। जब हमने इन सोल्यूशन को ऐड किया तो हमें एक रिएक्शन मिली जहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये हमारे मेटल्स हैं और नेगेटिव चार्जेस जो है ये NO3 और Cl है। तो फिर से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ। इस सिल्वर के पास जो है क्लोराइड आयन आ गया और इस सोडियम के पास जो है वो नाइट्रेट आयन आ गया। तो हमें क्या मिला, एक तो कंपाउंड मिला AgCl और दूसरा कंपाउंड जो मिला वो हमें मिला सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पर भी जैसा कि मैंने कहा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेशन होता है, PPT मिलती है। तो यहाँ पर भी हमें एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि होगा सिल्वर क्लोराइड का, जो कि वाइट कलर का होगा। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ये है आपके आज के वीडियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको देने हैं। सो यहाँ पर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो आज ख़त्म हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे लिखें या कैसे लर्न करें, लेकिन कांस्टेंट एफर्ट से, प्रैक्टिस से, बार बार पढ़ने से आपको ये सारी रिएक्शंस एंड फार्मूलेज जो है वो बहुत अच्छे से लिखने आ जाएंगे। बस आप अच्छे से ध्यान लगा करके इन्हें पढ़िएगा। यहाँ पर जो हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो टॉपिक पूरा हो रहा है और हमने आज चारों टाइप की रिएक्शन जो है उसे कंप्लीट एग्जाम्पल्स के साथ, रिएक्शंस के साथ, क्वेश्चंस एंड डेफिनेशन सबके साथ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और हमारे लेसन को कंक्लूड करेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप एसिंग एंड कीप अचीविंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ, कुछ और नए लेसन्स के साथ जिन्हें हम एस कर सके। थैंक यू वेरी मच।